नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल। दी जेनेटिक मटेरियल दी जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था, ये ऐसा मटेरियल होता है जिस पे पूरा का पूरा जेनेटिक्स डिपेंडेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो पेरेंट के इंफॉर्मेशन होते हैं, बॉडी का इंफॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन होता है, उसको कंटेन करने का काम करता है, उसको लेके कैरी करने का काम करता है। जो प्रोजनी बनती है उसके यहाँ तक, यानी कि प्रोजनी तक जो पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कैरी करने का काम जिस भी मटेरियल के थ्रू किया जाता है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आज हमारे पास दो तरीके के मटेरियल अवेलेबल हैं, एक है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। क्वालिटीज की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखनी चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो रेप्लिकेशन को कर सके। इसके अलावा उसमें वेरिएबल्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें कम से कम एरर्स को दिखाने का, यानी कम से कम उसमें एरर पाया जाए। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल पे बेसिकली तीन तरीके के एक्सपेरिमेंट मेन तौर पे किए गए हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि किस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाफ पे आगे चल के डीएनए और आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया। उन्होंने ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो तरीके का स्ट्रेन लिया था, जिसमें एक न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के स्ट्रेन को उन्होंने लिया था। एक जो था वो वायरुलेंट था, मीन्स कि जो न्यूमोनिया को कॉज करता है, और एक ऐसा स्ट्रेन लिया था जिसने जो न्यूमोनिया को कॉज करने की क्षमता नहीं रखता था। न्यूमोनिया कॉज करने की जो क्षमता रखते थे उसको उन्होंने लेबल दिया, 3S का नाम दिया, और जो वायरुलेंट नहीं थे, यानी कि जो न्यूमोनिया को कॉज नहीं कर सकते, उस तरीके के जो स्ट्रेन था उसको 2R का नाम दिया। क्योंकि इनकी जो बॉडी थी, उनका सरफेस जो था वो रफ था, इसलिए इनको 2R, R पर रफ, और जो स्मूथ यानी 3S जो था वो स्मूथ था, तो जो न्यूमोनिया को कॉज करता था। तो इन दोनों को उन्होंने लेकर के और माइस में इंजेक्ट कराया। तो अलग अलग जब इंडिविजुअली जब 3S को उन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया तो सारे के सारे जो माइस थे वो डेड हो गए, उनमें न्यूमोनिया कॉज हो गया। 2R को जब माइस में इंजेक्ट किया तो उससे कोई भी किसी भी तरीके का न्यूमोनिया कॉज नहीं हुआ और सारे के सारे माइस जो है सर्वाइव कर गए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड करके न्यूमोनिया यानी 3S को, स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, और उसके बाद जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो उस टाइम पे भी क्या हुआ कि माइस में कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हीट किल्ड करने से जो 3S के वायरुलेंट कैरेक्टर्स थे वो डेड हो गए, वो मर गए, और इसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज नहीं हुआ। फिर बाद में अगला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें हीट किल्ड जो स्ट्रेन था उसको 2R, यानी कि जो कि दोनों ही न्यूमोनिया कॉज नहीं करते थे, लेकिन एक लिविंग सेल्स था और दूसरा नॉन लिविंग सेल था, तो इन दोनों को एक साथ मिक्स करके और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि जो 3S का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफॉर्म हो गया 2R के साथ में, और इस तरीके से वो एक लाइव सेल की तरह परफॉर्म किया, और जो माइस था उसमें न्यूमोनिया कॉज करके माइस को डेड कर दिया, मार दिया। तो इससे ये जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था उनका, इससे उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी इन्होंने 1928 में दिया। इसके बाद एक कुछ और साइंटिस्ट थे जो इन्हीं के काम को लैब में इसको करने का काम किया।
इन्होंने तो डायरेक्टली ये इन्होंने माइस से किया था, लेकिन उन्होंने कल्चर के तौर पे इन विट्रो फॉर्मेट में जो है कि उसको किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया और इसको प्रूव करने का काम किया, जिसमें थे एवेरी, मैकलॉड एंड एमसी कार्डी। ये 3 साइंटिस्ट ने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को लैब में अपने तरीके से इसको प्रूव किया, जहां पे उनको सेम रिजल्ट मिले। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्श एंड चेज ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए किया, जिसमें उन्होंने T2 फेज बैक्टीरिया को लेकर के और ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट किया, और इन्फेक्ट कराने के बाद उसमें वहां पे ये देखा गया कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, या फिर जो डीएनए होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए P32 आइसोटोप और S35 आइसोटोप का यूज किया। P32 आइसोटोप जो था वो डीएनए के साथ बाइंड होता था, और S35 जो था वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता था। तो जब उन्होंने P32 के साथ इन्फेक्ट करके और ई कोलाई के में इन्फेक्शन किया, और उसके बाद ई कोलाई को जो होस्ट में जब ट्रांसफर किया, तो उन्होंने पाया कि होस्ट में जो पॉपुलेशन था उसमें P32 तो मिलता है, लेकिन जब S35 का जो इन्फेक्शन करा करके वो उसमें इन्फेक्शन कराते हैं तो उसमें S35 की पॉपुलेशन नहीं मिलती हैं। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए होता है, डीएनए पे P32 जो कि अटैच्ड होता है, वो चीज डीएनए तो ट्रांसफर हो रहा है, उसमें मल्टीप्लिकेशन, रिप्लिकेशन सब कुछ हो रहा है, लेकिन S35 को इन्फेक्ट कर रहा है तो S35 जो है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जो नए प्रोजनी है उसमें S35 की पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलती है। यही एक्सपेरिमेंट जो था इन ठोस सबूत था कि ये प्रूव करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है और डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है। डीएनए जो होता है कि पेरेंट से और डॉटर सेल्स में जाती है, और इसी से इन्होंने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कुछ बैक्टीरिया में देखा गया, तो इसकी वजह से उन्होंने आरएनए पे फिर काम किया। 1957 में जो कॉमरेड थे और फ्रैंकलिन थे, उन्होंने क्या किया कि जो आरएनए था, आरएनए के 2 स्ट्रेन को लिया, आरएनए लिया, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके, यानी प्रोटीन को अलग, आरएनए अलग, प्रोटीन अलग और आरएनए अलग, उनको अलग अलग करके, और फिर अलग करने के बाद जो प्रोटीन था, प्रोटीन और फिर उनको वापस से मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद स्ट्रेन ए, यानी कि जैसा उन्होंने लिया था वैसा एक प्राप्त हुआ। फिर स्ट्रेन बी को लेकर के उसको सेपरेट किया, फिर उनको मिक्स करके आगे इन्फेक्ट किया, तो सेम टाइप के स्ट्रेन मिले। फिर उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रेन ए था उसका क्रॉस स्ट्रेन बी के प्रोटीन के साथ में कराया, उस मिक्स करा करके, और फिर उसके बाद इन्फेक्शन कराया। तो जब उन इन्फेक्शन कराने के बाद जो प्रोजनी मिली उसमें स्ट्रेन जिसके आरएनए थे उसी टाइप के स्ट्रेन मिले, यानी स्ट्रेन ए का जब आरएनए लिया और स्ट्रेन बी का जब प्रोटीन लिया, इन दोनों को मिक्स करके जब इन्फेक्शन कराया तो स्ट्रेन ए के जो है कि वहां पे आरएनए देखने को मिले। ठीक उसी तरीके से जब स्ट्रेन बी का आरएनए लिया और स्ट्रेन ए का प्रोटीन लिया और इनका बाइंड करके फिर इन्फेक्शन कराया, तो जो सिम्टम मिले वो स्ट्रेन बी के मिले। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का टॉपिक द जेनेटिक मटेरियल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी हो अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।